राधे राधे। हाँ भाई, ऑडियो चेक करो बेटा। अब ध्यान से सुनो भाई। हालांकि कई बच्चे बोलेंगे इस बड़े लंबे इंतजार के बाद क्लास दी है सर ने। हाँ, अब आपकी क्लासेज मंडे से रेगुलर होंगी, ठीक है। मंडे से रेगुलर क्लास लगेगी। अपन स्टार्टिंग में लगभग 8 से 10 लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको ऐसा लग जाएगा कि अल्टीमेट मजा आ रहा है। फिर एक पेपर और पैरेलल में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 2 पेपर अपन पैरेलल में चलाएंगे, फिर ये 2 पेपर कंप्लीट होंगे, फिर 2 पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो चिंता करने, सिलेबस की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, आराम से मस्त रहो। तुम तो ये चेक करो अल्टीमेट मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूं कि अब अपन यूजी से पीजी कोर्स में एंट्री कर चुके हैं, मतलब एमएससी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, नॉलेज। मतलब अपन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने चाहिए, मेरा मानना यह है। यदि आप किसी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे माइंड में जो विचार होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनो। तो अब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के साथ साथ नॉलेज ओरिएंटेड भी बनना है, नॉलेज पर भी विशेष फोकस रखना है। समझ में आ गया? क्योंकि 11th 12th ग्रेजुएशन यहां तक हमारा एक ही सिस्टम था, कैसे भी करके हम इधर उधर से 5 साल के पेपर पढ़ के ये पढ़ के लास्ट में परसेंटेज बना दे, नहीं। लेकिन यहां पर क्योंकि अब आप बात करें कॉलेज एजुकेशन की, तो ये अपनी अंतिम सीढ़ी है, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन की। पीजी जो कोर्स है आपका, तो यहां पे आपको नॉलेज बेस ही काम करना चाहिए। चलो, क्या कहानी रहेगी? हां, इसमें एक पॉइंट बता देता हूं। जैसे कई अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, राजस्थान के अलावा या मत्स्य के अलावा, ब्रज के, शेखावाटी, कोटा, इनके अलावा या गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अलावा जो अदर यूनिवर्सिटी के या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बेटा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऐसे ही, जैसे ईडी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ाएंगे, पहले आपको हम यूनिट बता देंगे कि इन यूनिट पे हम चर्चा करेंगे, तो आप अपने सिलेबस को मैच कर लो। बाकी जो मैंने नाम बोला ये यूनिवर्सिटी वाले तो मस्त रहो, आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। अदर स्टेट की बात कर रहा हूं या अदर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, आप अपने सिलेबस के टॉपिक मैच कर लो। आपको लगता है कि यहां पे हमारा सिलेबस कवर हो रहा है तो आराम से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। और अपना ये पेड कोर्स है, पहले सुन लो, एप्लीकेशन पर क्लासेस चलेंगी। स्टार्टिंग की हो सकता है आपको 5 क्लास 10 क्लास यूट्यूब चैनल पे मिले डेमो की फॉर्म में, और अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी है एमएससी प्रवेश की, वहां पे लगभग 14-15 लेक्चर डाले गए हैं, ठीक है, और तुम्हें कुछ लेक्चर मिलेंगे। चलो, एक पॉइंट और बनता है। अब कई बच्चे जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हैं, ब्रज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हैं, मत्स्य के डिपार्टमेंट के हैं कि सर हमारा सेमेस्टर वाइज है, हमारा क्या होगा? तो सेमेस्टर वाइज भी अपन सिलेबस करवाएंगे। ये आप, मैंने तुम्हें कॉन्टेक्ट नंबर बताई दिए थे 9782491592 या 7615861538। जो अपन ने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था उसमें मैंने 2 नंबर नोट करवाए थे आपको, वो नंबर आपके फोन में सेव होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप आराम से जानकारी ले सकते हो, आपको कोई डाउट लगता है तो, ठीक है। अब अपन क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले, हाँ, इसमें अपन ये और करेंगे, जैसे कई बच्चे अदर यूनिवर्सिटी के हैं या सेमेस्टर के हैं, तो आपको एप्लीकेशन में या यूट्यूब पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, ये आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। अभी मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंडीशन में, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं मैं आपको, जो एनुअल सिस्टम में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एनुअल सिस्टम में क्या कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अरे सर हमारी शेखावाटी है तो वहां पे सिर्फ इतना सा अंतर होता है, सिलेबस वही है लेकिन सेक्शन के स्थान पे वहां यूनिट दे देता है, ये कहानी होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा एमएससी प्रीवियस और फाइनल में, एग्जाम पैटर्न सेम है।
जो फिजिक्स है वो टोटल बेटा 600 मार्क्स की है। ये कहानी है, 600 नंबर की है फिजिक्स। ठीक है। अब जैसे ग्रेजुएशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या कई ऑनर्स लेते थे तो वहां सब्सिडनरी होता था, तो वहां पे 2 सब्जेक्ट होते थे। यहां पे हम जब एमएससी करेंगे तो ओनली एक ही सब्जेक्ट रहेगा, केवल फिजिक्स पे ही बात करेंगे। और इस फिजिक्स में 600 नंबर है, जो 600 मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो थ्योरी में, हाँ भाई, थ्योरी है वो 400 मार्क्स की है। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है ये 200 मार्क्स। ये कहानी है तुम्हारी। ये प्रैक्टिकल 200 का है, थ्योरी 400 की है। हाँ भाई, और ये 400 का सिस्टम क्या है, टोटल आपके जो पेपर हैं, टोटल 4 पेपर हैं आपके, और प्रत्येक पेपर की बात करें ईच पेपर प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है। ठीक है। अब पेपर कैसे आएगा बेटा, पेपर में अपने पास टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक, ध्यान सुन लेना मैं जो बोल रहा हूं, पेपर में अपने पास जो पेपर होगा वो ऐसे आएगा पेपर, उसमें सेक्शन होंगे 2, सेक्शन ए, ध्यान सुन लो, और सेक्शन बी। आपका जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एमएससी का जो पेपर है, चाहे प्रवेश की बात करें फाइनल की बात करें, सेम पैटर्न है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है। अब सेक्शन ए है, ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, सेक्शन ए है, उसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट। ठीक है। अब यहां पे आपको और मिलेगा इस प्रकार। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इधर देखो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी आपको और मिलेगा। तो सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए में टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। फिर ये सर और वाले पार्ट की क्या कहानी है, मैं इसलिए समझा रहा हूं। अब मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहानी कुछ इस प्रकार बदलती है, ध्यान सुनना। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपने पास और का सिस्टम हटा देते हैं, जबकि कई यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया उसमें और दे दिया, क्वेश्चन सेकंड दे दिया उसमें और दे दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दिया उसमें और दे दिया, टोटल कितने क्वेश्चन दे दिए 5। लेकिन और है तो 10 क्वेश्चन है। लेकिन अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या कहानी है, यहां पेपर कैसे आएगा, यहां पे वो और का सिस्टम नहीं रखता है, और का सिस्टम नहीं रखता है, वो 2 भागों में पेपर को डिवाइड कर देता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन। मैं अब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की बता रहा हूं, तो कई जगह यूनिवर्सिटी में ऐसा कर रखा है कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया उसमें और दे दिया, फिर क्वेश्चन सेकंड दिया उसमें और दे दिया, टोटल 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक में और मिल रहा है, तो 10 क्वेश्चन हो गए ना। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो राजस्थान की कहानी है, अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, यहां पे क्या किया बेटा, जो अपना पेपर है उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन। इस प्रकार यहां पे और का सिस्टम नहीं है, आपको और नहीं आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ 1 से 5 तक सेक्शन ए में आएंगे, 6 से 10 तक सेक्शन बी में आएंगे। सर टोटल हमको कितने क्वेश्चन करने, आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। यूनिट मतलब सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 2 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी, समझ में आ गया। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, यहां पे अथवा नहीं है तुम्हारे, और का सिस्टम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन फर्स्ट फिर क्वेश्चन सेकंड फिर क्वेश्चन थर्ड ऐसे मिलेगा। ठीक है, हो गए अपने 10 क्वेश्चन, इनमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे सेक्शन ए है,
इससे यदि आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और सेक्शन ए से 2 करते हो तो सेक्शन बी से 3 करोगे। अब आप ये कहें सर हम सेक्शन ए से 4 कर लें, तो नहीं, एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे आपको, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही होंगे आपको। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का है, तो टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 100 मार्क्स की कहानी है, समझ में आ गया। तो अपना पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, प्रत्येक सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, अपन को एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कोई से 3 कर लो, कोई से 2 कर लो, जो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और इसमें अथवा वाली कहानी नहीं रहेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एनुअल का ये सिस्टम है। अब सर हमें आप अदर यूनिवर्सिटी के बारे में समझा दो, तो मैं आपको या तो YouTube पे उपलब्ध करा दूंगा वीडियो, या एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दूंगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। ब्रज की अलग, शेखावाटी की अलग, हाँ बाकी सभी यूनिवर्सिटी का, ब्रज का, शेखावाटी का, राजस्थान का, मत्स्य का, ठीक है, सिलेबस सेम है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस के वो सेम है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पेपर पैटर्न है उसे मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हमको फायदा मिलता है, अब वो फायदा कैसे मिलता है ये आपको समझा देंगे, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की कहानी कंप्लीट हो गई। अब अपन पेपर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स का हम डेवलपमेंट की कहानी पढ़ेंगे। तो एक बार ये छोटा सा अपना फर्स्ट पेज में चार्ट बना लो, ये हमें पता होना चाहिए। ये चार्ट बना लो कि टोटल अपने जो फिजिक्स का वेटेज है वो 600 मार्क्स का है, बना दो ये चार्ट हल्का सा, और फोकस तुम्हारा इधर होना चाहिए, फुल फोकस। बना लो तुरंत, फिर आगे चलते हैं। हाँ लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास का टाइमिंग इवनिंग में 4 PM रहेगा, 4 बजे क्लास चला करेगी लाइव। जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले सकता वो रिकॉर्डेड क्लास ले सकता है, एप्लीकेशन में कंटेंट नाम का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और जो लाइव ले सकता है वो आराम से लाइव क्लास ले। और समझ में आने की बात, सर हमारा समझ में कैसा आएगा, क्या कहानी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अल्टीमेट मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। जब तुम 2-4 क्लास लोगे ना तो इतने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, ये कहोगे सर क्वांटम मैकेनिक्स तो हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है फुल एनर्जी का ट्रांसफर करना, ठीक है। के की सेकंड फॉर्म खड़ा कर देना। सर बिजनेस कॉन्सेप्ट से आपको नुकसान हो सकता है, नहीं होता है कोई भी, चिंता मत करो, ठीक है। और एक टीचर का सबसे बड़ा गुणधर्म यही होता है कि फुल एनर्जी का ट्रांसफर कर दो भाई, मजा आना चाहिए। चलें तो आगे। और कई बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम के, उन्हें तो समस्या आती नहीं है, हिंदी मीडियम के बच्चे सर हमें मीडियम की प्रॉब्लम आएगी। मैं तुमसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इफेक्ट नहीं है इंग्लिश मीडियम का, बिकॉज फिजिक्स है ये सेल्फ लैंग्वेज है, यहां पे मीडियम का इफेक्ट नहीं चलता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और धीरे धीरे हम आराम से सीख जाएंगे, फिक्स वर्ड्स हैं, फिक्स टर्मोलॉजी है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आएगी मीडियम की। और इंग्लिश मीडियम वाले हम जो यहां पे लैंग्वेज यूज लेंगे, फिजिक्स लैंग्वेज यूज लेंगे, और इन हिंदी मीडियम वालों को साथ लेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना तुम भी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर इंग्लिश को इस स्टैंडर्ड से यूज क्यों ले रहे हैं, वो हिंदी मीडियम वालों की मेजोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को ये इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो एक बार अपन थोड़ा सा लैंग्वेज की बात करें, फिजिक्स का स्टैंडर्ड तो हाई रखेंगे, लेकिन लैंग्वेज का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो आपको पूरी कहानी मैंने समझाया कि मीडियम वाले टेंशन नहीं करें कि सर हम हिंदी से हम एमएससी कैसे करेंगे, बिकॉज आपको फिजिक्स आनी चाहिए, समझ में आ गया। और फिजिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लैंग्वेज का। चलो, तो अब अपन पढ़ते हैं
क्वांटम फिजिक्स, यहां से अपना क्वांटम मैकेनिक्स वाला पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो जो क्वांटम फिजिक्स है आपकी, इस पूरा कंप्लीट पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स, ठीक है। तो अपने पास जो 4 यूनिट हैं स्टार्टिंग की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 यूनिट हैं आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की, और बाकी 4 यूनिट है आपकी एटॉमिक फिजिक्स की, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स की आपके, ठीक है, बड़े प्यार से समझना है। अब जैसे कई सेमेस्टर वाइज हैं, तो आपके 1 से 4 तक एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना ही आता है अपने, ठीक है। लेकिन जो एनुअल वाले हैं अपने, ये कंप्लीट पेपर आता है। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 8। ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब कुछ समझा दिया था। चलो भाई, तो यहां अपन सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे यूनिट फर्स्ट। टोटल 8 यूनिट हैं, ठीक है। तो 4 क्वांटम मैकेनिक्स की हैं और 4 अपनी एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की हैं। चलो, तो यूनिट फर्स्ट में क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी पढ़ते हैं। तो क्वांटम की कहानी कैसे प्रारंभ करेंगे उस बात को अपन ध्यान से समझेंगे। पहले प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर, पहले सुनो। अब कोई नोट नहीं करेगा, नोटबुक को साइड में रख देंगे और ध्यान सुनो। हाँ, और क्लास में ही नोट्स बनवाऊंगा, अपन क्लास में ही नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं क्लास में बोलूंगा, आप आराम से लिखेंगे। चलो, तो इधर देखो, जैसे अपन 11th 12th में ग्रेजुएशन में बनाते थे ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं लगेगा कि हम सर एमएससी कर रहे हैं, आराम से बड़े प्रेम से पढ़ाएंगे, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, पुरानी फिजिक्स की, ओल्ड फिजिक्स की, या हम ऐसे कह सकते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं। बेटा सुनो ध्यान से, क्लासिकल फिजिक्स की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं। जैसे आपके पास एक कहानी है, अपन ने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, F = ma, ये फार्मूला पढ़ा था फोर्स का, ध्यान सुनना। पढ़ाया अपन ने फोर्स का फार्मूला F = ma। यदि आपके पास पार्टिकल है कोई, उसका मास पता है आपको, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है, तो हम पार्टिकल का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट करके। भाई हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम फोर्स कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में? अब ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्चुअल बात, कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेरिमेंटल बात करें अपन, क्या बात करें? एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलता है अपन को, वो ही कॉन्सेप्चुअल मिलता है, तो हम कहते हैं ये बात वेरीफाइड है, ये सत्यापित है। मेरी बात समझ में आई? अब यहां पे क्या हुआ, जब हमने स्टडी की पार्टिकल की साइज के आधार पर, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय, ध्यान सुनना, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि क्वांटम भौतिकी का उद्भव कैसे हुआ, या इनिशियल स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हो, क्वांटम यांत्रिकी की प्रारंभिक अवस्था। नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मैंने पहले बताया था, नॉलेज। नंबर तो आने ही चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जब एमएससी कर रहे हैं तो नॉलेज अपने पास बहुत खतरनाक होनी चाहिए। और मैं बार बार आपको एक ही पॉइंट पर फोकस करूंगा, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जब तक नॉलेज नहीं है, मजा नहीं आएगा, एमएससी करना तुम्हारा मीनिंगलेस है, ठीक है। तो हम क्वांटम भौतिकी का उद्भव पढ़ रहे हैं कि विकास कैसे हुआ क्वांटम फिजिक्स का। तो आप क्या कह रहे हो कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई मैटर है, अपने पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ की साइज की बात करते हैं, इस पार्टिकल के आकार की बात करते हैं। यदि इस पार्टिकल की साइज मैक्रो ऑर्डर की है, स्थूल कण है, बड़ा कण है आपके पास, तो आप जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से या न्यूटन सेकंड लॉ से जो रिजल्ट निकालते हो, जो अपने पास फोर्स आता है, वही रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है, इसका मतलब अपना जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है। लेकिन हम जैसे जैसे अध्ययन करता चलते हैं, अध्ययन करते चलते हैं, अध्ययन करते चलते हैं, और हम आ जाते हैं माइक्रो पार्टिकल के लिए बात करें, हम जब सूक्ष्म कणों के लिए ये बात करते हैं, माइक्रो पार्टिकल के लिए जब ये बात करते हैं, जब कण छोटा हो जाए, पार्टिकल की साइज स्मॉल हो जाए, माइक्रो पार्टिकल की बात करें, तो वहां पर कहानी टर्न कर जाती है।
एकदम से ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। और क्या ट्विस्ट आता है कि जो अपन ने F बराबर ma से फोर्स कैलकुलेट किया था, कोई माइक्रो पार्टिकल था, उसका मास हमें पता है, उसका एक्सेलरेशन हमें पता है, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया और उसी पार्टिकल के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंट से जो फोर्स आया, उसका मैच जो आपने कॉन्सेप्चुअल फोर्स कैलकुलेट किया है उससे नहीं खाया। इसका मतलब या तो इस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है या एक्सपेरिमेंट में मिस्टेक है। एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार रिपीट किया, दोहराया बार बार, हमको वही रिजल्ट मिला, मतलब एक्सपेरिमेंट हमारा सही चल रहा है। ठीक है, फिर मिस्टेक कहां है? कॉन्सेप्ट मिस्टेक है। ये कॉन्सेप्ट मिस्टेक क्यों हो रही है कि यह कॉन्सेप्ट माइक्रो पार्टिकल के लिए काम नहीं कर रहा है, सूक्ष्म कणों के लिए काम नहीं कर रहा है, जबकि मैक्रो पार्टिकल में यही लॉ और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दोनों सेम मिल रहे हैं, जबकि माइक्रो पार्टिकल के लिए आए तो यह काम करना बंद कर रहा है। ऐसा क्यों, क्या कहानी है? क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी कि कोई भी आपके पास मैटर पार्टिकल है और वो मूविंग स्टेट में है तो वो बिहेव किसकी तरह करता है, कैसे ट्रीट करता है? वेव की तरह, क्योंकि मैटर पार्टिकल से कनेक्टेड वेव होती है। उसे हम उस मैटर पार्टिकल की एसोसिएट वेव कहते हैं या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा था आपने कि कोई भी कण है और वो गतिशील अवस्था में विद्यमान है तो उस कण से संबद्ध तरंग होती है और उस तरंग को हम सहायक तरंगिका कहते हैं। मैटर पार्टिकल से कनेक्टेड वेव होती है जो एसोसिएट वेव कहलाती है, सहायक तरंगिका कहलाती है। और ये सहायक तरंगिका ही डी ब्रोगली तरंग कहलाती है, जिसकी वेवलेंथ मोमेंटम के रेसिप्रोकल होती है। पढ़ा है ये तुमने, लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। फिर यहां पे प्लैंक कांस्टेंट का यूज करके आप ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखते थे। याद आ रहा है? कुछ कहानी ऐसी हमने पढ़ी है। तो जब पार्टिकल है उसकी साइज स्मॉल हो गई, आकार कम हो गया, माइक्रो पार्टिकल हो गया, तो वहां पे वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो कण के आकार पर प्रभावी हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। भाई हमने क्या बोला? पार्टिकल है और पार्टिकल से कनेक्टेड वेव है। अब साइज स्मॉल हो गई तो वेवलेंथ डोमिनेट कर जाती है, और जब साइज बड़ी होती है, कण का आकार बड़ा है, मैक्रो ऑर्डर का पार्टिकल है, कोई आपके पास मैटर है, पदार्थ है, और वो बेटा स्थूल पदार्थ है, बड़ा है कण, उसका आकार अधिक है। यदि साइज के पैरामीटर की बात करते हैं बेटा, आकार के प्राचल की बात करते हैं तो अधिक है, तो वहां पे उससे कनेक्टेड जो वेवलेंथ है, उससे कनेक्टेड जो वेव है वो स्मॉल ऑर्डर की है, सूक्ष्म कोटि की है, तो वहां पे वेवलेंथ पर साइज डोमिनेंट कर जाती है। बेटा जब कण का आकार बड़ा है तो कण के आकार प्रभावी हो जाता है तरंग दैर्ध्य पर, और वो द्रव्य, वो मैटर किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है जब साइज स्मॉल है, और जब स्मॉल नहीं, मैक्रो ऑर्डर की है, सॉरी, जब कण का आकार बड़ा है। और जब पार्टिकल की साइज स्मॉल है, आकार छोटा हो गया, साइज पैरामीटर स्मॉल हो गया, और उससे कनेक्टेड क्या है? वेव, तो बेटा वहां पे वेवलेंथ इफेक्टिव हो जाती है, तरंग दैर्ध्य प्रभावी हो जाती है। जब कण का आकार सूक्ष्म होता है तो उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य कण के आकार पर प्रभावी हो जाती है। जब पार्टिकल की साइज क्या होती है? स्मॉल, तो उससे कनेक्टेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ इफेक्टिव हो जाती है, डोमिनेंट कर जाती है। किस पर? साइज पर। अब साइज पे डोमिनेंट कर जाती है तो वो मैटर पार्टिकल फिर वेव की तरह ट्रीट करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। यही कहानी हुई यहां पे, जब पार्टिकल माइक्रो रीजन में आ गया। माइक्रो पार्टिकल की बात की अपन ने, सूक्ष्म कणों की बात की, तो माइक्रो पार्टिकल के जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ में आया? ये माइक्रो ऑर्डर के पार्टिकल हैं। अब माइक्रो ऑर्डर के हैं तो इनकी वेवलेंथ इफेक्टिव हो गई इनकी साइज पर, तो ये वेव नेचर शो करने लग गए, और इनको हम पार्टिकल नेचर से समझा रहे थे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ है वो मैक्रो पार्टिकल के लिए वैलिड हैं, वो बेटा पार्टिकल नेचर के लिए वैलिड हैं, और हम इनको न्यूटन्स लॉ से समझा रहे थे, पार्टिकल नेचर से समझा रहे थे, जबकि ये माइक्रो ऑर्डर के पार्टिकल हो गए। और माइक्रो ऑर्डर के पार्टिकल को समझाने के लिए अपन को वेव नेचर यूज लेनी होगी, बेटा तरंग प्रकृति का उपयोग करना होगा, और फिजिक्स की जिस ब्रांच में ये नेचर एक्सप्लेन की जाती है वही ब्रांच आपकी कहलाती है क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ गया? तो माइक्रो पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच से डील की गई थी
जिस ब्रांच की रिक्वायरमेंट थी उस ब्रांच को नाम दिया था क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स कैसे पार्टिकल के लिए आई? माइक्रो पार्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि माइक्रो पार्टिकल थे, उनकी साइज पैरामीटर स्मॉल हो गया, तो उससे कनेक्टेड जो वेवलेंथ थी वो उस पर डोमिनेट कर गई, प्रभावी हो गई। अब तरंग दैर्घ्य प्रभावी हो गई तो उसने तरंग प्रकृति व्यक्त की, वेव नेचर शो की। और वे पार्टिकल जो वेव नेचर शो करते हैं उन्हें हम क्वांटम पार्टिकल कहते हैं। कौन से पार्टिकल कहते हैं? क्वांटम। समझ में आ गया? तो क्वांटम पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए या माइक्रो पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच की रिक्वायरमेंट थी, हमें आवश्यकता थी, वो ब्रांच आपकी क्या कहलाती है? क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स किसके आधार पे आई? साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे जब साइज स्मॉल हुई, माइक्रो ऑर्डर की हुई, तो वहां पे आपके क्लासिकल फिजिक्स के नियम या न्यूटन्स लॉ ने काम करना बंद कर दिया। तो वहां पे वो खेप क्या हो गई भैया? फेल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ और थे और भैया कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट कुछ और थे। तो क्लासिकल फिजिक्स किस पार्टिकल के लिए वैलिड है? मैक्रो पार्टिकल के लिए। समझ में आ गया? तो यहां पे अपन बात करेंगे, ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये मैक्रो सिस्टम के लिए। मैक्रो सिस्टम स्थूल निकायों के लिए। ठीक है, जब हम साइज के आधार पर बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, तो अपनी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच आई भैया? क्वांटम फिजिक्स। ये आकार के आधार पर आई। समझ में आ गया? कौन से पार्टिकल के लिए? फॉर माइक्रो पार्टिकल। कैसे पार्टिकल के लिए आई है? सूक्ष्म कणों के लिए, फॉर माइक्रो पार्टिकल। या माइक्रो पार्टिकल को हम क्वांटम पार्टिकल भी कहते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, और ये कहानी कब हुई? देखना, इफ द वेवलेंथ, अपन ने क्या बोला? जब तरंग दैर्घ्य कण के आकार पर प्रभावी हो गई। इफ द वेवलेंथ डोमिनेंट, if the wavelength dominant on the size of particle, size of particle, then matter shows wave nature। अपन ने क्या बोला? पहले सुनो, इफ द वेवलेंथ, बेटा इधर देखो, इफ द वेवलेंथ डोमिनेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, यदि तरंग दैर्घ्य, ऐसे लिख दो, इफ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, या मैटर लिख दो, बढ़िया लगेगा। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैटर डोमिनेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, यदि तरंग दैर्घ्य कण के आकार पर प्रभावी हो तो वह कण, देन पार्टिकल, क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है? वेव नेचर व्यक्त करता है। इससे सरल लैंग्वेज और नहीं बन सकती। समझ में आ गया? अपन ने क्या बोला कि अपने पास कोई बेटा द्रव्य है, कोई मैटर है, और उसकी तरंग दैर्घ्य प्रभावी हो गई, क्योंकि उसकी साइज क्या हो गई? स्मॉल हो गई। जब साइज पैरामीटर स्मॉल हो गया तो वहां पे वेवलेंथ डोमिनेंट हो गई। यही तो लिखा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ मैटर डोमिनेंट, मतलब प्रभावी है या इफेक्टिव है, ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, देन मैटर, फिर वो मैटर है जो पदार्थ है, वो कैसी नेचर शो करता है? व्यक्त करता है, वेव नेचर शो करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए जो फिजिक्स डिफाइन की जाती है वो अपनी है कौन सी है? क्वांटम फिजिक्स।
तो यहां ये है क्वांटम फिजिक्स का उद्भव होने का कारण, जनरेट होने का कारण, इसके कारण यहां पे क्वांटम फिजिक्स आई। और सर एक कारण और था जहां पे अपनी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी, वो स्पीड के आधार पर फेल हुई थी। किसके आधार पर? स्पीड के आधार पर। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, कण के वेग के आधार पर भी फेल हो गई। तो बेटा यहां पे भी फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच की आवश्यकता हुई और उसे हमने एसटीआर नाम दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, लेकिन ये कब आई? जब ये तो क्वांटम फिजिक्स तो माइक्रो पार्टिकल के लिए आई, जब कण का आकार सूक्ष्म हो गया। ये तो साइज के आधार पे आई, और ये आई थी बेटा जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के क्या हो गई? अप्रोक्सीमेट इक्वल। यहां पे अपनी कौन सी फिजिक्स आई? एसटीआर। बेटा यदि यहां पे अपन ने जब कण का वेग, वेग के आधार पे बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, जब हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लगभग बराबर है स्पीड ऑफ लाइट के, तो वहां पर अपना क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती है। यदि तुम क्लासिकल फिजिक्स वहां पे लगाते हो तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ और आएगा, और आपका मैथमेटिकल रिजल्ट कॉन्सेप्ट से जो कैलकुलेट किया है आपने, एफ बराबर एम ए से जो कैलकुलेट किया है, वो कुछ और आएगा। मतलब यहां पे क्लासिकल फेल हो जाएगी। तो फिजिक्स के एक न्यू ब्रांच से डील करनी होगी, और वो ब्रांच तुम्हारी कहलाती है एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एसटीआर किसके आधार पे आई? स्पीड के आधार पर। एसटीआर की रिक्वायरमेंट स्पीड के आधार पर थी, और क्वांटम फिजिक्स किसके आधार पे आई? ये आई साइज के आधार पर। और इन दोनों को मिला दिया तो बन गई रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया? क्वांटम फिजिक्स प्लस एसटीआर, तो अपनी तैयार हुई रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम स्टडी करेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। समझ में आ गया? ये पार्ट आपको स्टडी करना है। और यदि हम सर फिर क्लासिकल फिजिक्स कहां पे चलती है? v का मतलब वेलोसिटी लेस देन है किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। तो यहां पे आपकी काम करती है क्लासिकल। यहां पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और आपका c है स्पीड ऑफ लाइट। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो ट्विस्ट आया वो दो टर्निंग पॉइंट थे फेल होने के। एक तो साइज के आधार पर ये फेल हो गई, तो उस समय क्वांटम फिजिक्स आई, और एक वेलोसिटी के आधार पर फेल हो गई। जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट इक्वल हुई, तो वहां पे भी क्लासिकल ने काम करना बंद कर दिया। तो फिजिक्स की न्यू ब्रांच आई एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो थी अपनी एसटीआर। आगे बात समझ में? और ये दोनों मिलके आपको बनाती हैं क्वांटम फिजिक्स प्लस एसटीआर। ये आपकी है रिलेटिविस्टिक क्वांटम फिजिक्स। ये आपकी रिलेटिविस्टिक क्वांटम फिजिक्स आती है। अभी आप धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, अभी बहुत लेट पहुंचेंगे यहां पे। तो फर्मी गोल्डन रूल्स और वहां पे भी कहानी पढ़ेंगे। यहां पे तुम्हारा जब एसटीआर लगता है तो श्रोडिंगर समीकरण है वो काम करना बंद कर देता है। श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये कैसे करता है, क्या कहानी है? अभी हम ग्रेजुएशन में श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वांटम पढ़ के आए। क्वांटम जो हमने पढ़ी है वो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा ही पढ़ी है। क्या कहानी है? पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें अपन आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट बना लो। आप ऐसे लिखेंगे यूनिट फर्स्ट, और इसके बाद यूनिट फर्स्ट लिखने के बाद ये चार्ट बनाओ। धीरे धीरे विद नॉलेज स्टडी करेंगे, धीरे धीरे नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ, हिंदी मीडियम वाले आपको लग रहा होगा
कि मीडियम की कोई समस्या नहीं आई है। और अब धीरे धीरे जब अपन 10-5 दिन स्टडी करेंगे ना तो आराम से मजा आएगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो देखो अजीब सा तो लगता है, वो अजीब लगने के कारण है कि आप अब तक ग्रेजुएशन की है, मान लो आप हिंदी मीडियम से हो तो 14-15 साल आपने हिंदी पढ़ी है और एकदम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी आती है। नॉर्मली हम बात करें, यदि अपन किसी रिलेशन में ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जहां पहले अपन कभी गए नहीं थे, मान लो अपने किसी दोस्त के घर चले जाते हैं और वहां पे अपन 2-4-5 दिन रुकने की बात आती है, तो पहला दिन होता है फर्स्ट डे या सेकंड डे हमको अजीब सा लगता है, फिर हमको आदत हो जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपनी लैंग्वेज में आ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले तुम्हें कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो। अरे तो ये अपनी स्पीड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, लिख लेने यहां पे साइज ऑफ पार्टिकल, ये कण के आकार के आधार पे। क्लासिकल मैक्रो सिस्टम के लिए थी और ये माइक्रो सिस्टम। नोट कर लो भाई, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? बना लिया क्या चार्ट? और जितने भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एक बार आप बेटा ये अपना जो वीडियो लेक्चर है सभी को शेयर कर देना, और इंफॉर्मेशन देना आपका कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी है। ठीक है, यदि आपको बढ़िया लगता है तो, और आपको ही जब अच्छा नहीं लगता है तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दें भैया। और आपको बढ़िया लग रहा है, आपको फीलिंग्स आ रही है कि वास्तव में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मार्केट में जितने भी लोग पढ़ाते हैं सबसे कंपेयर करो, सबसे कंपेयर करो कंटेंट को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपने भी नोट्स मिल जाएंगे, पहले अपन ने पढ़ाए हुए हैं, लास्ट ईयर के देखना चाहो तो लास्ट ईयर के मिल जाएंगे, इससे पहले के मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको समझाई दी, हम 3 टीचर पढ़ाएंगे आपके एमएससी के सिलेबस को, या एमएससी प्रवेश, एमएससी फाइनल, नेट है, जेएमए, मैं, धाकड़ सर और लोकेश सर। चलें तो आगे, लिख लिया हो तो चलो। तो अब अपना टॉपिक आता है, अपना जो पेपर है ये है क्वांटम फिजिक्स, इसके बारे में पढ़ना। तो क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो यहां से हम हेडिंग डालेंगे, अपना टॉपिक आता है क्वांटम फिजिक्स। ये है अपना पेपर। तो सुनो, फिजिक्स की ब्रांच तो है, लेकिन ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो क्वांटम थ्योरी से डील करती है। क्वांटम थ्योरी से डील मतलब माइक्रो पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है। समझ में आ गया? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो सूक्ष्म कणों के लिए परिभाषित होती है, माइक्रो पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है, या मैटर पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है, उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो कि क्वांटम सिद्धांतों से समझौता करे, क्वांटम थ्योरी से डील करे, तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? क्वांटम फिजिक्स। तो पहले सुनो क्या बोल रहे हैं, देखना, द ब्रांच, पहले सुनो बाद में नोट करेंगे, टाइम देंगे लिखने के लिए, पहले सुनो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा विच डील, जो कि समझौता करे, विच डील विद
क्वांटम थ्योरी, या मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऐसे मैटर पार्टिकल जो वेव नेचर शो करे। ये लिख दिया वेव नेचर पार्टिकल, तरंग प्रकृति के कण। क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद क्वांटम थ्योरी इज नॉन एज क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ गया? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा विच, जो कि डील करे, समझौता करे विद क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांतों से। क्वांटम सिद्धांत का मतलब जो वेव नेचर शो करें, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये लिख लो बढ़िया लगेगा। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, कण की तरंग प्रकृति को व्यक्त करें, या क्वांटम पार्टिकल लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। हाँ भाई, इज नॉन एज कहलाती है क्वांटम भौतिकी। तो हेडिंग डालो क्वांटम फिजिक्स, हेडिंग डालो भैया क्वांटम फिजिक्स, और लिख दो भैया ये। भाई हमें पता होना चाहिए ना क्वांटम फिजिक्स क्या है, कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो क्वांटम थ्योरी से डील करती है, अर्थात ऐसे मैटर पार्टिकल से डील करती है, ऐसे मैटर पार्टिकल को एक्सप्लेन करती है जो वेव नेचर शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं, या क्वांटम पार्टिकल बोलते हैं हम ऐसे पार्टिकल को। करो नोट, लिख लिया? और इस फिजिक्स को अपन डिफाइन करने के लिए बेटा अपन को क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करनी है। तो यहां पे अपन क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम स्टेट का यूज करेंगे, क्वांटम स्टेट के द्वारा अपन एक्सप्लेन करेंगे, क्वांटम अवस्था के द्वारा परिभाषित करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है क्वांटम अवस्था क्या होती है? लिख लिया ये? तो यहां पे हम ये बात बोलते थे, क्वांटम भौतिकी को हम क्वांटम स्टेट की सहायता से समझाएंगे, क्वांटम अवस्था की सहायता से समझाएंगे। तो ये लिख दिया क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन बाय क्वांटम स्टेट। क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम अवस्था की सहायता से समझाया जाता है, क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम स्टेट। अब प्रश्न उठेगा हमारा क्वांटम स्टेट क्या होती है? तो क्वांटम स्टेट पढ़ेंगे अब हम। तो यहां पे हम स्टार लगा के हेडिंग डालेंगे क्वांटम स्टेट, क्वांटम अवस्था। जो आपने याद करो ग्रेजुएशन क्लास में आपने वेव फंक्शन साई पढ़ा है ना, तरंग फलन साई क्या होता है, क्या कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। हेडिंग डालो क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट। तो आज की क्लास में अपन ने केवल कि क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे आई, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। पेशेंस रखना है आप लोगों को, पेशेंस रखना है। और अब आपकी क्लासेज मंडे को होगी, ठीक है, और मंडे से रेगुलर क्लासेज चलेगी, जिससे भाई क्योंकि कारण ये है बेटा, तुम टेंशन मत आओ, अभी कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं, बच्चे जो पीजी कोर्स है उनमें एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चे एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, सर क्या सिस्टम है, ठीक है, अभी अपन सिलेबस लेट तो नहीं होगा। 1% टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे 2 पैरेलल चलेंगे, पेपर हैं वो 2 पैरेलल में चलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक साथ 2 पेपर चलाएंगे, ठीक है। तो लगभग तुम्हारी क्लासेज और टोटल ये मानो आप 2.5 घंटे की समथिंग चलेगी, 1.25 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से मस्त रहो। और ज्यादा थोड़ी जल्दी है तो अपने YouTube चैनल पे MSc प्रीवियस की प्लेलिस्ट है, उसमें और लेक्चर देख लो 1-2, ठीक है। बाकी मंडे से तुम्हारी रेगुलर क्लास लगेगी, 1% टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले यहां से बेसिक स्टार्ट करेंगे। भाई तरंग फलन है क्या? जैसे अपन क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना,
चिरसम्मत भौतिकी पुरानी न्यूटन मैकेनिक्स, तो वहां पे कण की स्थिति नहीं पढ़ते, पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, कण की स्थिति, पार्टिकल की जो पोजीशन होती है, फिर तुम पोजीशन पता है तो तुम वेलोसिटी निकाल लेते हो, वेलोसिटी पता है आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हो, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हो, मोमेंटम निकाल लेते हो, P बराबर mv, ठीक है, वर्क डन निकाल लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कहानी है इनकी। तो यहां से क्वांटम फिजिक्स की कहानी स्टार्ट होगी अपनी कि क्वांटम स्टेट क्या है। फिर इन क्वांटम स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए ड्राग साइंटिस्ट की कहानी आएगी, हाइजेनबर्ग की कहानी आएगी, क्या है स्टेटमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। माइंड में ऐसे कि हम एमएससी कर रहे हैं इतना हाइपर मत हो, पेशेंस के साथ बड़ा मजा आएगा, ये मेरा तुम्हें प्रॉमिस है। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने यदि 5 क्लास ले ली ना, ज्यादा नहीं 5 क्लासेस, एक ही बात बोलोगे, गुरुजी मजा आ गया। और एप्लीकेशन में भी कम से कम तुम्हें कम से कम 10 लेक्चर डेमो के रखेंगे, कम से कम 10 लेक्चर, ठीक है। ठीक है भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आपके मित्र उनको इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है। मंडे से अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना और नंबर आपके पास है ही, यदि कोई प्रॉब्लम है तो नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। सर एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर देंगे। राधे राधे भाई।